वैसे तो तारीख में बहुत सारी जंगें लड़ी गई हैं, मगर कुछ ऐसी जंगें भी लड़ी गई हैं जिसको दुनिया कभी भुला नहीं पाई है। क्यों ना कि इस जंगों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। और इसी में से एक जंग वर्ल्ड वार 1 के नाम से जानी जाती है। इस जंग में दो बड़ी आलमी ताकतें आपस में लड़ रही थी, जो एक अलाइड पावर और दूसरी सेंटर पावर के नाम से जानी जाती थी। इस जंग की शुरुआत चाहे ही यूरोप से हुई थी, मगर इस जंग में यूरोप के साथ एशिया और अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन गए थे और इसीलिए ये जंग पूरे यूरोप समेत मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और भी दुनिया के कई हिस्सों में लड़ी गई। ये जंग तारीख की सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट वार्स में से भी एक जानी जाती है, क्यों ना कि इसमें 90 लाख फौजियों के साथ 50 लाख आम सिविलियन भी मारे गए थे और 2 करोड़ 30 लाख लोग इस जंग में ज़ख्मी भी हुए थे। इस जंग के दौरान बहुत ज़्यादा जीनोसाइड्स भी किए गए थे, जिसको हम नस्लकशी कहते हैं, जिसकी वजह से भी लाखों लोगों की मौत हुई थी। और हैरानी की बात तो यह है कि इस जंग ने इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जंग वर्ल्ड वार 2 का भी बीज बोया था, जिसकी वजह से दुनिया को वर्ल्ड वार 2 का भी सामना करना पड़ा था। इस जंग को शुरू करने में वैसे तो बहुत सारी वजहें थी, मगर इसकी मेन वजह एक कत्ल बना, जो कि 19 साला स्कूल में पढ़ने वाले लड़के ने ऑस्ट्रिया हंगर के होने वाले राजा का किया था। इस एक कत्ल ने पूरी दुनिया को जंग पर उतरने पर मजबूर कर दिया था। मगर सोचने की बात तो यह है कि इस एक कत्ल की वजह से इतनी बड़ी जंग क्यों लड़ी गई, जो कि पूरे 4 साल तक चलती रही। वैसे तो सुनने में अजीब लगता है कि एक कत्ल की वजह से इतनी बड़ी जंग लड़ी गई, मगर हकीकत यह है कि कोई भी जंग ऐसे शुरू नहीं होती। इसके पीछे बहुत सारी वजहें छुपी होती हैं। बाद में बस कोई सही मौके का इंतज़ार कर रहा होता है और वो मौका वो कत्ल बना, जिस कत्ल ने इस जंग में एज अ ट्रिगर का काम किया था। वर्ल्ड वार 1 को वैसे फर्स्ट वार और ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है, क्यों ना कि इस जंग में बहुत ज़्यादा तबाही देखी गई थी। इस जंग की वजह से करोड़ों लोगों की मौत तो हुई थी और इसके साथ करोड़ों लोगों को अपने घर से भी हाथ धोना पड़ा था और बड़े बड़े मुल्क इस जंग में तबाह हो गए थे, क्यों ना कि इससे पहले कभी इतनी बड़ी जंग नहीं देखी गई थी। मगर सोचने वाली बात तो ये है कि कैसे दुनिया एक कत्ल की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक बड़ी जंग का आगाज कर बैठी और इसी जंग की वजह से अमेरिका सुपर पावर भी बन गया था। तो ये सब हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 1914 में यूरोप के नक्शे पे नज़र डालते हैं, तो जिसमें हमें सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगर एम्पायर देखने को मिलता है, जो आज के ऑस्ट्रिया और हंगरी से बहुत बड़ा था। और इसी के साथ हमें जर्मनी एम्पायर देखने को मिलता है, जो आज के जर्मनी से भी काफ़ी बड़ा था। और इसी के साथ हमें रशिया एम्पायर देखने को मिलता है और ओटोमन एम्पायर देखने को मिलता है। और यही वो मुल्क थे जिनकी वजह से इस जंग का आगाज़ हुआ था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी हमें इस नक्शे में देखने को मिल जाते हैं। इस वक्त यूरोपियन कंट्री में डेमोक्रेसी बहुत कम देखी जाती थी। उस टाइम मोनार्की का दौर था, ज़्यादातर राजा महाराजा का दौर देखा जाता था। सिर्फ 3 ही कंट्री थे जिनमें डेमोक्रेसी चल रही थी, जिसमें से एक फ्रांस, दूसरा स्विट्ज़रलैंड, तीसरा सैन मैरिनो शामिल है। इस सब की शुरुआत 19वीं सेंचुरी से हुई थी, मगर हम इसकी कहानी 1878 से शुरू करते हैं, जब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। 1878 में रशिया एम्पायर और ओटोमन एम्पायर के दरमियान में एक जंग लड़ी गई थी, जिसमें रशिया बाल्कन कंट्रीज़ को ओटोमन एम्पायर से अलहदा करने पर जंग लड़ रहा था। और इस जंग को एक मुआहदा पर रोका गया था, जिसमें यह मुआहदा किया गया था कि बोस्निया और हर्ज़ेगोविना पर ऑस्ट्रो हंगरिया एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, मगर यह हिस्सा फिर भी ऑफिशियली ओटोमन एम्पायर का ही रहेगा। मगर कुछ अरसे बाद ऑस्ट्रो हंगरिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर 1908 में बोस्निया और हर्ज़ेगोविना पर हमला कर देता है और इसको इन्वेड कर लेता है और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। मगर इस ज़बरदस्ती के राज से बोस्निया के लोग बिल्कुल भी खुश ना थे। इन लोगों में ऑस्ट्रो हंगरिया के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों में सेल्विक नेशनलिज्म पाई जाती थी, जो कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ममालिक में पाई जाती थी, जिसमें बोस्निया, सिबरिया, रशिया और भी काफ़ी ज़्यादा ममालिक शामिल थे। इन सब को इस वक्त साउथ सेल्विक कंट्रीज भी कहा जाता था और इसी वजह से सिबरिया भी इस इन्वेड से बिल्कुल भी खुश ना था। और इधर हैरानी की बात तो यह है कि रशियन एम्पायर खुद इन्वॉल्व था इस इन्वेड करवाने में, मगर उधर काफ़ी ज़्यादा सेल्विक लोग पाए जाते थे, जिसकी वजह से लोगों ने उधर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्विक नेशनलिज्म पाई जाती थी और वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे, जिसकी वजह से रशिया को अपना फैसला भी तब्दील करना पड़ा था और वो इस इन्वेड के खिलाफ हो गया था।
और बोस्निया के इन्वेड होने के बाद बोस्निया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए थे। बोस्निया के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी थी। बाद बहुत ज़्यादा उधर रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनना शुरू हो गए थे जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और इन्हीं ग्रुप में से एक यंग बोस्निया के नाम से भी जाना जाता था। इसको ब्लैक हैंड भी कहा जाता था। वो भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इस ग्रुप में ज़्यादातर स्टूडेंट्स पाए जाते थे और सिबेरिया भी इस ग्रुप की मदद कर रहा था ताकि वो आज़ाद हो सकें। और 1914 में ऑस्ट्रो हंगारियन का राजा फ्रांज जोसेफ वन हुआ करता था और उसने अपने भाई के बड़े बेटे को नया राजा बनाने का फैसला किया था जो कि प्रिंस फ्रांज फर्डिनेंड के नाम से जाने जाते थे। और उसके बाद प्रिंस फ्रांज अपनी बीवी सोफिया के साथ अपनी ज़मीनों का दौरा करने निकल गए थे और उनका दौरा बोस्निया का भी था। और जैसे ही यंग बोस्निया को इस चीज़ का इल्म हुआ कि प्रिंस फ्रांज आ रहे हैं तो उन्होंने इनको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था। जब प्रिंस फ्रांज जून 1914 को बोस्निया के दौरे पर होते हैं तो इन पर पहले एक बम से हमला किया जाता है, मगर इस बम के हमले से तो वो बच जाते हैं। मगर इसके बाद इनके ग्रुप में से एक 19 साल लड़का इनको और इनकी बीवी को गोली मारकर कत्ल कर देता है। और ये मंसूबा बनाने में सिबेरिया भी शामिल होता है, जिसके बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का राजा ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और जब इनको ये मालूम होता है कि इस हमले के पीछे सिबेरिया का हाथ है, वो इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर अब सिबेरिया को भी इन्वेड करने का प्लान बना लेता है और इसके बाद सिबेरिया रशियन एम्पायर से मदद मांगता है। और इनके दरमियान में सेल्विक नेशनलिज्म होने की वजह से अब रशिया भी इनकी सपोर्ट में आ जाता है और ऑस्ट्रो हंगेरियन से सिबेरिया को बचाने के लिए जंग में उतर आता है। और 1914 तक इन सारे एम्पायर्स के दरमियान में अलायंस बनी होती है। अगर कोई मुल्क किसी पर अटैक करता है तो वो उनकी मदद करेंगे। और इसी के चलते दो अलायंस बहुत ज़्यादा मशहूर थी, जो एक ट्रिपल अलायंस के नाम से जानी जाती थी और दूसरी ट्रिपल इंटेंट के नाम से जानी जाती थी। ट्रिपल अलायंस में जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और इटली शामिल थे। अगर हम ट्रिपल इंटेंट की बात करें जिसमें रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे, और जिसकी वजह से ऑस्ट्रो हंगेरियन अपने अलायंस के चलते जर्मनी से मदद मांग लेता है और जर्मनी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है, मगर इटली मदद करने से इनकार कर देता है, क्यों ना कि उसका कहना था कि मुआहदे के मुताबिक अगर हमला हमारे मुल्कों पर होता है तो हम मदद करेंगे। मगर इधर ऑस्ट्रो हंगेरियन खुद ही हमला कर रहा है, इसलिए वो इस जंग से इनकार कर देता है। मगर ओटोमन एम्पायर जो कि रशिया से नफरत करता है, वो इस जंग में जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन की मदद करने के लिए जंग में उतर जाता है। इसी तरह जब रशिया ने भी अपनी अलायंस से मदद मांगी तो उन्होंने भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्यों ना कि यूके का मानना था कि ये जंग रशिया की है जो वो अपने मफाद के लिए लड़ रहा है। क्यों ना कि इस वक्त अगर ऑस्ट्रो हंगेरियन सिबेरिया पर कंट्रोल कर लेता तो इकोनॉमिकली रशिया को भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ता, क्यों ना कि उस वक्त ब्लैक सी पर ओटोमन एम्पायर का ज़्यादा राज चलता था। मगर रशिया भी इस ब्लैक सी से सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करता था और उसका सारा सामान सिबेरिया से होकर गुजरता था। अगर उस वक्त सिबेरिया पर इन्वेड हो जाता तो ओटोमन एम्पायर ब्लैक सी पर पूरा कंट्रोल कर लेता, जिसकी वजह से रशिया का जंग में उतरने का दूसरा मकसद ये बना। और इसी तरह फ्रांस भी इस जंग में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, क्यों ना कि रशियन एम्पायर्स का ये मानना था कि अगर फ्रांस रशिया की मदद करता तो जर्मनी दोनों तरफ से फंस जाता, जिससे इसके लिए जंग जीतना मुश्किल हो जाता। अगस्त 1914 में सिबेरिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के दरमियान में जंग शुरू हो जाती है और इनके दरमियान में द बैटल ऑफ कर और द बैटल ऑफ कोलोबारा लड़ी जाती है, जिसमें शुरू में तो सिबेरिया को काफ़ी कामयाबी देखने को मिल रही थी, क्यों ना कि ऑस्ट्रो हंगेरियन ने अपना सिर्फ 1/3 हिस्सा ही फौज का इस्तेमाल किया था इस जंग में। और इसी के साथ जर्मनी ने भी जंग के प्लान बनाना शुरू कर दिए थे, जिसमें से एक प्लान सेक्लिफन प्लान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस प्लान के मुताबिक अपनी फौजों को नीदरलैंड और बेल्जियम से घुमाकर फ्रांस पर हमला करना था और फ्रांस को इन्वेड कर लेना था और उसके बाद रशिया पर हमला करना था, जिसके बाद बेल्जियम ने जर्मनी को रास्ता देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया, क्यों ना कि यूके और बेल्जियम के दरमियान एक मुआहदा किया गया था कि अगर कोई इनके ऊपर हमला करता है तो वो उसकी मदद करेगा। इसलिए अब यूनाइटेड किंगडम भी इस जंग में उतर गया था और इसी के साथ फ्रांस पर अब हमला किया जा रहा था, इसलिए अब फ्रांस भी जंग का हिस्सा बन गया था। जब रशिया ने देखा कि अब जर्मनी फ्रांस पर हमला कर रहा है तो रशिया भी जर्मनी पर हमला कर देता है। जर्मनी की फौज फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से फ्रांस को शुरू में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसमें फ्रांस की तरफ से 2.5 लाख कैजुअलिटी भी देखी जाती हैं। शुरू में तो ये लड़ाई सिबेरिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन के दरमियान में लड़ी जा रही थी, मगर बाद में इसमें जर्मनी और रशिया भी इन्वॉल्व हो गया था और देखते ही देखते इसमें यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी इन्वॉल्व हो जाता है।
और इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि उस टाइम यूनाइटेड किंगडम दुनिया के 25% पर काबिज था और उसकी कॉलोनियां दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती थी, जिसकी वजह से अब वो उसकी कॉलोनियां भी इस जंग का हिस्सा बन गई थी। और इसी तरह जर्मनी की भी बहुत ज्यादा टेरिटरीज पाई जाती थी और वो उनकी कॉलोनियां भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए अब उनकी कॉलोनियां और उनकी टेरिटरीज भी आपस में लड़ने लगी थी। और इसी तरह अगर हम इनकी टेरिटरीज और कॉलोनियों की थोड़ी सी बहुत जंग देखते चले तो सबसे पहले हमें न्यूजीलैंड की हरकत देखने को मिली थी, जिसमें उन्होंने जर्मनी के समोआ नाम की जगह पर कब्जा कर लिया था। और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन नेवी ने, जिसने जर्मनी के सारे वायरलेस कनेक्शन को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से जर्मनी को काफी ज्यादा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। और इसी तरह ये जंग पानी पर भी लड़ी जा रही थी, जिसमें द बैटल ऑफ पनंग आती है, जो कि 28 नवंबर 1914 में हुई थी। और इसी तरह जापान ने भी अब जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था, क्यों ना कि जर्मनी उनकी काफ़ी ज़्यादा कॉलोनी और टेरिटरीज पर काबिज था, इसलिए अब जापान भी इस जंग का हिस्सा बन गया था। इसी तरह हम एशिया की बात करते चले तो उस टाइम बरसगीर पर ब्रिटेन की हुकूमत थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने बरसगीर के फौजियों और लोगों को भी जंग में इस्तेमाल किया था जर्मनी के खिलाफ। क्यों ना कि बरसगीर के फौजियों की तादाद ज़्यादा हुआ करती थी ब्रिटेन फौजियों से, इस वजह से बरसगीर के 13 लाख फौजियों ने इस जंग में हिस्सा लिया था। और इसी के साथ उन्होंने उनकी हर तरह की सपोर्ट की थी, जिसमें उनको भारी मिकदार में खाना, पैसा और असला मुहैया किया था। और ये सब फौजी जंग के मुख्तलिफ इलाकों में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उधर के फौजियों की भी कैजुअलिटी देखी जाने लगी थी। और इसी तरह हम वेस्टर्न फ्रंट की भी बात करते चले तो उधर भी फर्स्ट बैटल ऑफ मार्नी लड़ी गई थी, जो कि अलाइड और जर्मन के दरमियान में लड़ी गई थी। और इसके बाद द बैटल ऑफ पेरिस भी लड़ी गई, जो कि 1915 में लड़ी गई थी। और इस जंग में क्लोरीन गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। ये जंग भी वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ी गई थी और ये लड़ाई सब खतरनाक लड़ाइयों में से एक जानी जाती है, जिसमें मुख्तलिफ जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया गया था। और इसी वक्त जर्मनी फ्रांस के खिलाफ भी द बैटल ऑफ वर्डान लड़ रहा था, जो कि दिसंबर 1916 में जाकर रुकी थी, जिसमें शुरू में तो जर्मनी को काफी ज्यादा कामयाबी देखने को मिली थी, मगर उस लड़ाई में बहुत ज्यादा कैजुअलिटी भी देखी गई थी, जो कि 10 लाख के करीब थी। फिर इसके बाद द बैटल ऑफ सोमे भी लड़ी गई और यही वो जंग थी जिसमें जर्मनी का एक फौजी काफी ज्यादा जख्मी हुआ था, मगर उसको मारा नहीं गया था। फिर वही फौजी एडोल्फ हिटलर बना था, जिसने वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत की थी। इसकी पूरी कहानी मैंने एडोल्फ हिटलर वाली वीडियो में बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि ना कि एडोल्फ हिटलर की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि द बैटल ऑफ सोमे में पहले दिन ही 60,000 कैजुअलिटी देखी गई थी। इसी वजह से इसको ब्लडियस्ट डे ऑफ ब्रिटिश आर्मी भी कहा जाता है। इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी देखी गई थी, जो कि 4,20,000 ब्रिटिश, 2 लाख फ्रांस और 5 लाख जर्मनी के लोग मारे गए थे। सिर्फ गोली और बम के जरिए ये कैजुअलिटी नहीं देखी गई थी, बल्कि इधर बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही थी और इधर सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। इधर बहुत सारी बीमारियां देखी जा रही थी, जिसमें द ट्रेंच फीवर, लाइस, शेल शॉक, ट्रेंच फूट, स्पेनिश फ्लू और कुटीज जैसी काफी ज्यादा बीमारियां पाई जा रही थी। और इस बीमारियों के चलते दोनों तरफ काफी ज्यादा कैजुअलिटी हो रही थी। अगर हम पानी की जंगों की बात करते चले तो जंग के शुरू होते ही जर्मनी ने अपने नेवी मिलिट्री को भी समुद्रों में फैला दिया था, ताकि वो अलाइड पावर के शिप्स को तबाह कर सके और इसी के साथ अलाइड कंट्री के मर्चेंट शिपिंग को सीज कर सके, जिससे जर्मनी ने इनके 15 से ज़्यादा मर्चेंट शिप्स को सीज भी किया था और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा शिप्स उनके तबाह भी किए थे, जिसमें रशिया और फ्रांस दोनों के शिप्स शामिल थे। अगर हम पानी की लड़ाई की बात करते चलें तो उसमें द बैटल ऑफ कर्नल और बैटल ऑफ फल्कनडेल बहुत ज़्यादा मशहूर थी, जो कि 1914 और 1915 में लड़ी गई थी। द बैटल ऑफ कर्नल में तो जर्मनी की जीत हुई थी, मगर द बैटल ऑफ फल्कनडेल में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था। और 1916 में बैटल ऑफ जटलैंड भी लड़ी गई थी और 1917 में यू ब्रो थ्रेड भी लड़ी गई थी, जिसमें 5,000 से भी ज़्यादा शिप्स तबाह किए गए थे। अगर हम मुल्कों की बात करते चलें जिसने इस जंग में हिस्सा लिया था, तो उसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, रोमानिया, ग्रीस, बेल्जियम, सिबेरिया, पुर्तगाल, इजाज, सियाम, चाइना, ब्राज़ील, सेल्कोविया, अमीना शामिल हैं। सेंट्रल पावर और एलाइड पावर के अलावा इन सारे मुल्कों ने भी इस जंग में हिस्सा लिया था।
कुछ सेंट्रल पावर को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ अलाइड पावर को ही सपोर्ट कर रहे थे, और इन सारे मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ देखी जा रही थी। अगर हम अमेरिका की बात करते चलें तो जर्मनी जब ब्रिटेन के शिप्स को तबाह कर रहा था तो उसमें से एक शिप ऐसा भी था जिसमें अमेरिका के 128 पैसेंजर थे जो कि यूके से अमेरिका जा रहे थे, और इस हमले में कोई नहीं बचा था, जिसके बाद अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन गया था और वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। पहले तो जर्मनी हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा था और फ्रांस में भी वो पेरिस तक काबिज हो गए थे, मगर उसके बाद यूके और अमेरिका मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो फ्रांस से भी जर्मनी को निकाल देते हैं। वार इन बाल्कन। ऑस्ट्रिया ने शुरू में सर्बिया पर हमला करने के लिए अपनी फौज का 1/3 हिस्सा इस्तेमाल किया था और उसमें ऑस्ट्रिया को भारी नुकसान देखना पड़ा था। उस वक्त इटली भी सर्बिया की सपोर्ट करने लग गया था, जिसके बाद ऑस्ट्रो की मदद के लिए क्रोएशिया, स्लोवेनिया और बोस्निया ने अपने फौजी दिए थे, जिसकी मदद से ऑस्ट्रिया, सर्बिया, इटली और रशिया के खिलाफ लड़ रहा था। और 14 अक्टूबर 1915 में बुल्गारिया ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया की मदद करना शुरू कर दी थी और वो ऑस्ट्रिया की फौजों के साथ मिल गए थे। उस वक्त ऑस्ट्रिया पहले ही 2.5 लाख फौजों के साथ ये जंग लड़ रहा था और उसके बाद बुल्गारिया 6 लाख फौजों के साथ ऑस्ट्रिया के साथ मिल जाता है, जिसके बाद सर्बिया को द बैटल ऑफ कोसोवो में हार का सामना करना पड़ता है। फिर इसके बाद बैटल ऑफ मोजोकोव होती है, जिसमें सर्बिया की मदद के लिए मोंटेगिरो आते हैं, मगर ये जंग भी ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया मिलकर जीत लेते हैं और पूरे सर्बिया पर इन्वेड कर लेते हैं। और फिर सितंबर 1918 में फ्रांस और सर्बियन फौजी आपस में मिलकर बुल्गारिया पर हमला करते हैं और उस वक्त तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने हार मान ली थी और उन्होंने अपने फौजी वापसी बुला लिए थे, जिसके बाद द बैटल ऑफ डबोरोपोल लड़ी जाती है, जिसमें बुल्गारिया को शिकस्त होती है। अगर हम इस जंग को मुख्तसर देखें तो ये जंग 1914 में शुरू हुई थी, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया ने की थी। इनका मकसद सर्बिया को इन्वेड करना था और 4 अगस्त को रशिया भी सर्बिया की सपोर्ट में आ जाता है ताकि वो सर्बिया की इन्वेड को रोक सके, और इसके बाद फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं। और नवंबर 1914 में ओटोमन अम्पायर भी जर्मनी की सपोर्ट में इस जंग का हिस्सा बन जाता है और 1914 में जर्मनी एक स्ट्रेटजी बनाता है जिसके अंदर उसने फ्रांस पर हमला करना था और इसको इन्वेड करना था, और इसके बाद ही उसने अपनी फौज को रशिया पर हमला करने के लिए भेजना था, मगर जर्मनी उसमें नाकाम हो जाता है। उसको कहीं भी ज़्यादा कामयाबी देखने को नहीं मिलती। 1915 में बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, इटली भी इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं और 1917 में अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन जाता है और वो अलाइड पावर को सपोर्ट करने लगता है। और 1917 में ही वेल्डर लेनिन रशिया में तख्ता पलट कर देते हैं और पूरा कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं, जिसके बाद वो अपनी फौजों को वापसी बुला लेते हैं और जंग से विड्रॉ कर लेते हैं। और 1918 में जर्मनी और रशिया के दरमियान पीस मुआहिदा भी किया जाता है। मार्च 1918 में जर्मनी ने मगरब हिस्सों पर हमला करना शुरू कर दिए थे। शुरू में काफ़ी ज़्यादा उनको कामयाबी देखने को भी मिल रही थी, मगर उस टाइम जर्मन फौजियों की काफ़ी ज़्यादा थकावट और उनके हौसले दो चार होने की वजह से 1918 को आखिर में अलाइड पावर का एक कामयाब हमला किया जाता है, जो कि जर्मन फ्रंट लाइन के खात्मे का सबब बनता है। 1918 के आखिर तक बुल्गारिया, ओटोमन अम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी को अलहदा छोड़कर अलाइड पावर के साथ मुआहिदा कर लिया था और इसी के साथ घर में इनकलाब का सामना करते हुए और बगावत के दहाने पर अपनी फौज के साथ केसर विलियम II 9 नवंबर 1918 को इस्तीफा दे देते हैं। लड़ाई 11 नवंबर 1918 की जंग बंदी के साथ ख़त्म होती है और इसके बाद पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा मुआहदे और काफ़ी ज़्यादा फैसले किए जाते हैं और ये सारे फैसले एक तरफा होते हैं जो कि अलाइड पावर के हक़ में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुआहदे किए जाते हैं, जिसमें द ट्रीटी ऑफ वर्साइला थी जो कि जर्मनी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थी, जिसने जर्मनी को बिल्कुल ही तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया था। और इसी के साथ ये फैसले भी किए जाते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, रशिया और ओटोमन एम्पायर से मोनार्की को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए और इसमें डेमोक्रेसी लाई जाए। और सेंट्रल पावर में क्यों ना कि अब सारी मोनार्की ख़त्म हो चुकी थी तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट मुल्क बनाए गए और काफ़ी ज़्यादा जगहों को अलाइड पावर ने आपस में बांट लिया था।
इसमें कुछ फैसले ऐसे भी किए गए थे जिसने जर्मनी को तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया था, और इसी एक तरफा फैसलों और मुआहदों की वजह से वर्ल्ड वार 2 भी लड़ी गई थी। अगर हम वर्ल्ड वार 1 की जंग की वजह के ऊपर बात करते चले तो उस टाइम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म, मिलिट्रिज्म और अलायंस पाई जाती थी, जिसकी वजह से ये जंगें लड़ी गई। नेशनलिज्म में ये चीज़ आती थी कि लोग सिर्फ अपने लोगों को बहुत ज़्यादा तरजीह दिया करते थे और दूसरे लोगों को हकीर समझा करते थे। वो सिर्फ अपने ही कंट्री को प्रमोट और अच्छा समझा करते थे, बाकी कंट्री को कमतर समझा करते थे। ये चीज़ उस वक्त लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी और इसी चीज़ का उस वक्त के राजा लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया करते थे और लोगों को नेशनलिज्म के नाम पर जंग में उतारा करते थे। उस वक्त नेशनलिज्म को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाने लगा था कि हर नौजवान अपने वतन के लिए जंग में उतरने को तैयार था, और इसी वजह से ही वर्ल्ड वार 1 में इतने ज़्यादा सिविलियन लोगों की मौत देखने को मिली थी। और इसी तरह हम एम्पेरियलिज्म की बात करते चलते तो इसमें हर राजा उस वक्त अपनी टेरिटरीज और कॉलोनियाँ बढ़ाना चाहता था। इसी वजह से 1914 तक सब ममालिक अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए हर कमज़ोर मुल्क पर इन्वेड कर लेते थे और इसको अपने कब्जे में कर लेते थे ताकि वो ज़्यादा ताकतवर नज़र आ सकें। इस इन्वेड में सिर्फ उस मुल्क पर कब्जा करने नहीं था, बल्कि उस मुल्क की सारी वेल्थ और रिसोर्सेज को भी लूटना था, जैसे कि ब्रिटेन ने बरसगीर पर किया था और फिर दुनिया के कई हिस्सों पर भी किया था। इसी के साथ अगर हम मिलिट्रिज्म की बात करते चले तो 20वीं सेंचुरी में सब ममालिक न सिर्फ अपनी टेरिटरीज और कॉलोनियों को बढ़ाने में लगे थे, बल्कि इसके साथ वो अपने मुल्कों की मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग करने और अपने आर्मर्स को ज़्यादा एडवांस करने में लगे थे। इस मिलिट्री को ज़्यादा एडवांस करने का क्रेज़ 1905 से 1914 में बहुत ज़्यादा देखा जाने लगा था। उस वक्त जर्मनी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था। जर्मनी ने ना सिर्फ अपनी मिलिट्री को बढ़ाया था बल्कि इसको ज़्यादा एडवांस भी बनाया था, जिस वजह से वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी हर जगह पर ज़्यादा कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा था। और इसी के साथ ब्रिटेन ने भी अपनी मिलिट्री पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया था, जिस वजह से ब्रिटेन ही जर्मनी की हार की वजह बनी। 1914 तक ब्रिटेन और जर्मनी ही वो ममालिक थे जिनके पास नेवी मिलिट्री भी थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जंगें पानी पर भी लड़ी गई थी। और चौथी चीज़ अलायंस थी, जो कि 20वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा देखी गई थी। हर मुल्क ने एक दूसरे के साथ अलायंस बनाई हुई थी ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सकें। अगर कोई उनके ऊपर अटैक करता है या वो किसी मुल्क पर अटैक करते हैं तो वो एक दूसरे की सपोर्ट कर सकें। और यही वजह थी ये वर्ल्ड वार 1 इतनी ज़्यादा पैमाने पर लड़ी गई थी, और इसी अलायंस के चलते ही वर्ल्ड वार 1 काफ़ी ज़्यादा जगहों पर लड़ी गई थी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जंग के बाद इन सारे ममालिक के फाइनेंशियली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट देखे गए थे, क्यों ना कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था जंग की वजह से, जिसकी वजह से उनके ख़जाने बिल्कुल ही खाली हो गए थे और उनके मुल्क पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी चढ़ गया था, जिसके बाद उनके मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे थे। और इस तरह अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की इकॉनमी बिल्कुल ही डूब चुकी थी और जर्मनी की इकॉनमी को दोबारा उभरने में 15 साल लगे थे, क्यों ना कि जर्मनी ये जंग हार चुका था। इस वजह से एलाइड पावर ने उनके सारे रिसोर्सेज भी खींच लिए थे। इसी तरह जो भी सेंट्रल पावर मुल्क थे उन सारों को ये हालात देखने पड़े थे। वर्ल्ड वार 1 के बाद सेंट्रल कंट्रीज़ के सारी टेरिटरीज़ को या तो इंडिपेंडेंट मुल्क बना दिया गया या एलाइड पावर ने उनको आपस में बांट लिया। और वर्ल्ड वार 1 ने अपनी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी थी कि आज भी लोग वर्ल्ड वार 1 को याद रखते हैं, क्योंकि ये जंग बहुत लंबी चली थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसमें मैं इस वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, इसलिए मैंने आपको मेन लड़ाइयाँ सब बता दी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।